वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं और ये रिवीजन आपको हेल्प करेगा आपकी आने वाली परीक्षाओं में, चाहे वो बोर्ड की परीक्षा हो या फिर जेई की परीक्षा हो या फिर नीट की परीक्षा है। तो बिना देर किए हुए आइए शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर का रिवीजन। सॉलिड स्टेट में पहले हम लोगों ने सॉलिड को क्लासीफाई किया हुआ है दो पार्ट में, एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जान लें। एमॉर्फस सॉलिड वैसा सॉलिड होता है जिसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड वैसा सॉलिड होता है जिसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। एमॉर्फस सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग कहते हैं कि वो एग्जैक्ट नहीं होता है, दैट इज एमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट वेयर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एमॉर्फस सॉलिड को अगर किसी शार्प एज वाले टूल से हम लोग काटते हैं तो हम लोग को काटने के बाद जो दो सरफेस मिलता है एमॉर्फस सॉलिड का, वो सरफेस रफ मिलता है। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम लोग ऐसे किसी तेज धार वाले चीज़ से काटें तो जो सरफेस मिलता है वो स्मूथ सरफेस मिलता है। फिर है एमॉर्फस सॉलिड्स में अगर हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिकल या फिर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को मेज़र करें तो वो हर एक डायरेक्शन में सेम आता है। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर हम लोग आइसो कहते हैं कि उसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर हम लोग प्रॉपर्टी को मेज़र करें, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को, तो किसी एक डायरेक्शन में उसका वैल्यू कुछ और होगा और दूसरे डायरेक्शन में उसका वैल्यू कुछ और होगा। तो इस टर्म को हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे एनआइसोट्रॉपी। ये एनआइसोट्रॉपी पाया जाता है किसमें? ये पाया जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। और एमॉर्फस सॉलिड में सेम प्रॉपर्टी होगा तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोट्रॉपी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जैसे रेसिस्टेंस है और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये सब डिफरेंस है। एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल हो जाएगा प्लास्टिक, रबर, शीशा। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एग्जांपल मेटल्स हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड है, पोटासियम सल्फेट है, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। इसके बाद हम लोगों के पास आता है टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड में हम लोग कहते हैं कोवलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड और फिर हम लोगों के पास होता है मेटालिक सॉलिड। तो मेटालिक सॉलिड्स का एग्जांपल में सारा मेटल्स हो जाएगा। आयनिक कंपाउंड्स आयनिक सॉलिड में होगा। कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाने वाले सॉलिड्स होते हैं उनको मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं और कुछ कोवलेंट बॉन्डेड होते हैं जिनको हम लोग कोवलेंट सॉलिड कहते हैं। उसके बाद हम लोगों के पास आता है लैटिस। तो लैटिस को हम लोग कहते हैं कि ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें पार्टिकल्स अरेंज्ड रहता है और एक नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है। तो इसी नेटवर्क को हम लोग कह देते हैं लैटिस। जहाँ जहाँ पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है उन सारे पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं लैटिस पॉइंट। और ये जो खाली जगह है इसको हम लोग नाम दे देते हैं इंटरस्टिशियल साइट। ये कहलाता है इंटरस्टिशियल साइट। तो ये लैटिस 3 डायमेंशनल होता है। इसमें जो हम लोगों के पास सबसे छोटा लैटिस का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको कहते हैं यूनिट सेल। और यूनिट सेल को रिपीट करके हम लोगों को पूरा का पूरा जो है सो लैटिस मिल जाता है। तो किसी एक यूनिट सेल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये 3 डायमेंशनल यूनिट सेल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने एक यूनिट सेल को ऐसे ड्रॉ किया। तो यूनिट सेल में आपको जैसे ये है, इधर एक एक्सिस है, इधर एक एक्सिस है और इधर एक एक्सिस। इसको हम एक्स कह देते हैं, इसको वाई कह देते हैं, जेड कह देते हैं। 3 एक्सिस है। तो एक्स से लेकर के यहाँ तक जो ये एक्स एक्सिस है इस लेंथ को अगर हम कह देते हैं ए है, यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ है उसको बी है और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है उसको सी कह देते हैं। तो ये जो ए बी सी हम लोगों के पास आया, ए बी सी, इसको हम लोग कह देते हैं एज लेंथ। ये कहलाता है एज लेंथ। और यहाँ पर जो एंगल्स है, जैसे यहाँ एंगल अल्फा है, यहाँ पर बीटा है और इधर गामा है, तो अल्फा, बीटा, गामा को हम लोग कहते हैं इंटरफेसियल एंगल। कहलाता है इंटरफेसियल एंगल। तो इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ एंड इंटरफेसियल एंगल टोटल जो है यूनिट सेल्स हम लोगों के पास 7 टाइप्स का हो जाता है। 7 टाइप का यूनिट सेल कौन कौन है उसको हम लोग देख लें। तो एक होता है क्यूबिक यूनिट सेल, एक होता है टेट्रागोनल यूनिट सेल, एक होता है ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, एक होता है रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल, फिर है एक
हेक्सागोनल, एक होता है मोनोक्लिनिक और एक होता है ट्राइक्लिनिक। तो ये हम लोगों के पास 7 टाइप्स का यूनिट सेल्स होता है। क्यूबिक यूनिट सेल में ए, बी और सी और अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों एंगल 90 डिग्री का होगा और ए बी सी आपस में इक्वल होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना है। एंड ट्राइक्लिनिक के साथ में क्या है कि ए, बी और सी कोई जो है एसओ एज लेंथ इक्वल नहीं होगा और अल्फा, बीटा, गामा कोई भी जो है सो इसमें इक्वल नहीं होगा और कोई भी 90 डिग्री का नहीं होगा। मतलब ट्राइक्लिनिक जो हम लोगों के पास लैटिस होगा वो सबसे इररेगुलर है और क्यूबिक जो होगा वो सबसे ज़्यादा रेगुलर है। हेक्सागोनल में एक चीज़ आप याद रखेंगे कि इसका एक एंगल जो है सो 120 डिग्री का रहता है। तो ये 120 डिग्री एंगल आपको अगर याद है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये हेल्प करेगा। बाकी को आप याद रख सकते हैं, एनसीईआरटी के टेबल से आपको मिल जाएगा। हम लोगों का सारा फोकस जो है सो क्यूबिक लैटिस पे होता है, क्यूबिक यूनिट सेल पे सबसे ज़्यादा हम लोगों का ध्यान रहता है। क्यूबिक यूनिट 3 टाइप का हम लोग को मिलता है। सिंपल, जिसको हम लोग प्रिमिटिव कहते हैं, फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूब और एक फेस सेंटर्ड क्यूब। तो इन सबों का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो सिंपल क्यूब में हम लोगों के पास जो है सो पार्टिकल्स एट द कॉर्नर्स ऑफ क्यूब रहता है। ये टोटल हम लोगों के पास कॉर्नर्स में 8 कॉर्नर्स है और हर कॉर्नर पर जो स्फीयर है, जो पार्टिकल है, उसका 1/8 पार्ट रहता है। 1/8 इंटू 8 करेंगे तो 1। इसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं और Z को हम लोग रैंक या फिर सेल कंटेंट कहते हैं। तो क्यूबिक यूनिट सेल का Z का वैल्यू 1 होता है। बॉडी सेंटर्ड के बारे में अगर बात करें तो बॉडी सेंटर्ड में एक पार्टिकल जो है सो इसके बॉडी डायगोनल जहाँ पे क्रॉस करते हैं वहाँ पर रहता है। तो Z का वैल्यू कॉर्नर्स वाला जो है 1/8 इंटू 8 रहेगा और +1 हो जाएगा। दैट इज Z का वैल्यू बॉडी सेंटर्ड के लिए 2 हो जाएगा। और फेस सेंटर्ड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो फेस सेंटर्ड क्यूब में कॉर्नर के अलावा फेस पर भी पार्टिकल्स रहता है। तो टोटल कॉर्नर हम लोगों के पास जो है सो 8 होता है। तो 8 कॉर्नर के अलावा 6 फेसेस पर पार्टिकल्स रहता है, 4 ये दीवार और एक आगे और पीछे। तो हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू 8 दैट इज 1 होगा और हर फेस का कंट्रीब्यूशन जो है सो हाफ रहता है। टोटल फेसेस का नंबर 6 होता है तो यहाँ से 3 आएगा। इस सब को मिला कर Z का वैल्यू 4 होगा। किसके लिए? तो फेस सेंटर्ड क्यूब के लिए। उसके बाद जो है सो हम लोग इन सबों का पैकिंग एफिशिएंसी भी जान लेते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी अगर कहा जाए तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम लोग कहते हैं, किसी का भी पैकिंग एफिशिएंसी निकालना हो तो हम लोग कहते हैं Z इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। तो अगर सिंपल क्यूब के लिए आपकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो सिंपल क्यूब के लिए ये 52.4% आता है। बॉडी सेंटर्ड के लिए अगर ये आप निकालेंगे तो वो 68% निकालेंगे और फेस सेंटर्ड के लिए निकालेंगे तो ये 74% आता है। इन सबों का अगर डेरिवेशन आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें आपको ये डिराइव करना अभी जो है सो हम नहीं सिखाएंगे। अभी हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो मेन टॉपिक क्या क्या है वो डिस्कस कर रहे हैं। ये रिवीजन पे आपको अभी नहीं बता रहे हैं, उसका अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है सो सॉलिड में हम लोगों से जो सबसे ज़्यादा चीज़ पूछा जाता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड में हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं Z इंटू एम बाई NA इंटू ई क्यूब। यहाँ पे Z सिंपल क्यूब के लिए 1, बॉडी सेंटर्ड के लिए 2 और फेस सेंटर्ड के लिए 4। M जो है सो मोलर मास ऑफ द सॉलिड होगा, NA एवोगाड्रो नंबर और A जो है सो एज लेंथ होता है। इस फॉर्मूला से आप डेंसिटी निकाल सकते हैं। अगर कभी आपसे मोलर मास निकालने को कहा जाए तो ये भी निकाल सकते हैं, Z निकालने को कहा जाए तो ये भी निकाल सकते हैं। A निकालने को जब कहा जाता है तब आप A क्यूब इधर लिखेंगे, ZM डेंसिटी इंटू एवोगाड्रो नंबर, और सिर्फ A निकालना होगा तो फिर इसका आपको क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। और उसके बाद कभी कभी आपसे रेडियस भी पूछा जाता है, तो रेडियस के लिए जो है सो 3 रिलेशन आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे सिंपल क्यूब के लिए हम लोग कहते हैं कि एज लेंथ जो है सो इसका 2r के बराबर होता है। BCC के लिए आप कहें तो इसमें जो है
सो 4r इक्वल्स टू √3a के बराबर होता है। और फेस सेंटर्ड के लिए अगर हम लोग कहें तो 4r इक्वल्स टू √2a के बराबर होता है। इस तीनों रिलेशन से आप किसी का एज लेंथ अगर पता होगा तो फिर उसका रेडियस निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जे मेन और नीट में सवाल आपको सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक से दिखाई देगा। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं पैकिंग। तो सॉलिड्स में जो पैकिंग है 1 डायमेंशन पैकिंग होता है। तो 1 डायमेंशन पैकिंग में सिर्फ पार्टिकल्स जो है ऐसे हम लोग एक एक्सिस पर अरेंज कर देते हैं। और यहाँ पर किसी एक पार्टिकल का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो उससे नियरेस्ट नेबर के तौर पर हो, तो वो 2 दिखेगा आपको। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। ये कहलाता है पैकिंग इन 1 डायमेंशन। पैकिंग इन 2 डायमेंशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो 2 टाइप का हम लोग को दिख रहा है। एक जिसमें क्या है कि सभी पार्टिकल्स इसमें एक ही एक्सिस पर दिख रहे हैं, इधर भी और इधर भी। यहाँ जैसे किसी एक एटम के बारे में हम लोग बात करें तो इस एटम का जो नेबर है, जो नियरेस्ट नेबर इसके कांटेक्ट में है, वो एक इधर दिख रहा है, ये नहीं है, फिर ये दूसरा दिख रहा है, ये नहीं है, फिर ये तीसरा दिख रहा है, इसको छोड़ करके यहाँ पर। इन सबों को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर एक स्क्वायर दिख रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, SCP। और इसमें अगर हम लोग इसी तरह से बात करें तो आपको दिख रहा है कि इसका सेंटर इसके सेंटर के साथ मैच कर रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये लेयर अगर A है तो ये B है, फिर ये लेयर A है, जबकि इसमें क्या है A आपको रिपीट होता हुआ दिखाई देता है। तो इसमें अगर हम लोग किसी एक पार्टिकल के बारे में बात करें तो इसका जो नियरेस्ट नेबर है वो आपको 6 दिखेगा और ये एक हेक्सागन बनाता हुआ दिख रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लेकिन ये पैकिंग किस में है? 2 डायमेंशन में है। इसी को अगर 3 डायमेंशन में हम लोग कन्वर्ट कर दें तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन में क्यूबिक क्लोज पैकिंग में बदल जाएगा। और ये तो यही रहता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ही रहता है। 3 डायमेंशन में जब ये होता है तब इसमें हम लोगों को 2 टर्म जानना पड़ता है। एक को कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड और एक को कहते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड में 4 स्फीयर होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 6 स्फीयर होता है। और एक चीज़ और जानना है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ CCP या HCP बनाने वाला पार्टिकल n होगा तो टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर जो है 2n होता है एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर n होता है। इससे इस रिलेशन से कई सारा जो है सो छोटा छोटा सवाल पूछा जाता है और वो सारा आप आसानी से इससे बनाते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों के पास जो सॉलिड में आता है वो है डिफेक्ट्स इन सॉलिड। तो डिफेक्ट्स इन सॉलिड में हम लोगों के पास पहले तो डिफेक्ट्स को हम लोग 2 तरीके से क्लासीफाई कर देते हैं। एक को कहते हैं लाइन डिफेक्ट और एक को कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। लाइन, जब पूरा का पूरा लैटिस का लाइन एक डिस्टर्ब हो तो उसको हम लोग कहते हैं लाइन डिफेक्ट। ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है। पॉइंट डिफेक्ट हम लोगों को पढ़ना है। पॉइंट डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं 3 तरह का होता है। एक स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, एक नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है और एक को हम लोग कहते हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। ये 3 तरह का डिफेक्ट है, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो हम लोग डिफेक्ट्स का जो है सो एक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट ये हम लोगों के पास 4 तरह का होता है। पहला जो है सो हम लोगों के पास होता है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी में लैटिस पॉइंट से कुछ पार्टिकल गायब रहता है। दूसरा जो हम लोग के पास डिफेक्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में लैटिस पॉइंट से पार्टिकल तो गायब रहता है, वो वैकेंसी हो गया। इंटरस्टिशियल में जहाँ जहाँ लैटिस पॉइंट्स के अलावा जो जगह है, इस पॉइंट सब के अलावा जो जगह है, इन सबों में पार्टिकल्स आके फिट हो जाता है, उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और यही दोनों डिफेक्ट जब आयनिक सॉलिड में हम लोगों को मिलता है तब उसका नाम बदल जाता है। तीसरा जो है सो उसको हम लोग कहते हैं स्कॉटी डिफेक्ट। स्कॉटी डिफेक्ट में क्या होता है कि जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा एक हम लोगों के पास क्रिस्टल बना हुआ है। तो इस क्रिस्टल में इक्वल नंबर ऑफ कटायन, जैसे यहाँ पे एक पॉजिटिव गायब करेंगे तो कहीं पर से एक निगेटिव गायब करेंगे। तो जब इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन अपनी जगह से मिसिंग हो तो उस तरह के डिफेक्ट को हम लोग कह देते हैं स्कॉटी डिफेक्ट। और इसी का एक दूसरा रूप होता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। तो फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, जैसे फ्रेंकल में हम लोग बात करें तो फ्रेंकल में प्लस माइनस है
यहाँ पे इसमें क्या है कि कोई पॉजिटिव आयन अपनी जगह से गायब होगा और इंटरस्टिशियल साइट में आके फिट हो जाता है, तो इसको कहते हैं हम लोग फ्रेंकेल डिफेक्ट। फ्रेंकेल डिफेक्ट की वजह से उस पर डेंसिटी पे कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन स्कॉटी डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है। इसके बाद जो है सो हम लोगों के पास आता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं मेटल एक्सेस और एक को कहते हैं हम लोग मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। और मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है सो हम लोग का दो तरह का होता है। एक को कहते हैं ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी और एक को हम लोग कहते हैं ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायन, ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायन। तो अनायनिक वैकेंसी के बारे में हम लोग जान लें। अनायनिक वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है? अनायनिक वैकेंसी जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड को अगर आप सोडियम वेपर के साथ हीट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड को Na+Cl- Na+Cl-, यहाँ Cl-, Na+Cl-, Na+, ये आपके पास सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। सोडियम वेपर के साथ जब ये हीट करेंगे मतलब Na+ और इलेक्ट्रॉन, कुछ क्लोराइड आयन अपनी जगह से चला जाएगा बाहर और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये समझिए कि आ गया अंदर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और फिर यहाँ से कलर प्रोड्यूस होता है। इसलिए इस सेंटर को हम लोग नाम दे देते हैं एफ सेंटर। एफ का मतलब होता है फार्ब। तो फार्ब का मतलब जर्मन शब्द है ये फार्ब, जिसका मतलब कलर होता है। ये कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर है। आपसे छोटा सा सवाल पूछा जाता है कि एफ सेंटर क्या है, तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन द अनायनिक वैकेंसी इज कॉल्ड एफ सेंटर। इसकी वजह से NaCl जो है सो येलो कलर का दिखाई देता है। लिथियम क्लोराइड में अगर ये चीज़ आप करें, लिथियम के साथ हीट करेंगे तो लिथियम क्लोराइड पिंक कलर का दिखाई देगा और पोटासियम क्लोराइड के साथ अगर करें तो वो वायलेट दिखाई देगा। इसी तरह का एक और हम लोगों के पास होता है, इसको कहते हैं ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायन, वो है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को जब आप हीट करेंगे तो ये जिंक 2+ और ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो है सो कलर इसका हो जाता है येलो और शुरू में इसका कलर होता है वाइट। और फिर ठंडा करेंगे तो जो ऑक्सीजन एयर में गया है वो वापस फिर से आ जाएगा और फिर से जिंक ऑक्साइड ठंडा करने पे वाइट कलर का हो जाता है। लेकिन अगर नॉन स्टोकियोमेट्रिक के बारे में हम लोग बात करें तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में जनरली डी ब्लॉक का जो मेटल होता है वो सब नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट शो करता है अगर वो उसका हाइड्राइड हो या फिर ऑक्साइड हो उसमें। जैसे निकल का एक ऑक्साइड हम लोग देखें जिसका फॉर्मूला 0.98 और O का 1.00, इसमें आपको रेशियो निकल और ऑक्सीजन का 1:1 नहीं दिख रहा है। निकल का नंबर क्या है, 1 से थोड़ा सा छोटा है। इस तरह के रेशियो वाले कंपाउंड को हम लोग कहते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और इसमें ये क्या है कि मेटल का डिफिशियंसी है, ये मेटल का जो है सो डिफिशियंसी है इसमें। इसके बाद जो है सो हम लोगों के पास एक आता है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में बताया गया कि अगर हम लोग किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में डोपिंग करवा देते हैं, जैसे हम लोगों के पास है NaCl, तो NaCl में अगर आप स्ट्रोंशियम क्लोराइड का डोपिंग करवा देंगे तो उसमें से क्या होगा कि स्ट्रोंशियम क्लोराइड का वैलेंसी चूंकि 2 होता है तो सोडियम के 2 जगह पे वो स्ट्रोंशियम एक ही आएगा तो वो उसका 2 पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर देगा। इसलिए जहाँ जहाँ पे स्ट्रोंशियम आएगा उसके बदले एक एक सोडियम को गायब होना पड़ेगा। तो ड्यू टू द लॉस ऑफ सोडियम आयन वहाँ पे क्या होगा, कटायनिक वैकेंसी। तो जितना स्ट्रोंशियम आएगा उतना जगह पे आपको कटायनिक वैकेंसी दिखाई देता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स है हम लोगों के पास सॉलिड स्टेट चैप्टर में।